अब संविधान कहता है कि देर आर चेक्स एंड बैलेंसेस, मतलब कोई भी स्तंभ जो हमारे डेमोक्रेसी का है वो इंडिपेंडेंट नहीं है। हर स्तंभ का एक दूसरे के प्रति अगर वो गलत कर रहा है तो बताना काम बनता है, रोकना काम बनता है। मतलब अगर लेजिस्लेचर कुछ गलत करे तो एग्जीक्यूटिव बोल सकता है, एग्जीक्यूटिव कुछ गलत करे तो जुडिशरी बोल सकती है, ये आपस में एक दूसरे को बोल सकते हैं। और इन सब के लिए वॉचडॉग करके चौथा स्तंभ खड़ा हुआ बेनेट कोलमन की केस से सुप्रीम कोर्ट ने खड़ा किया चौथा स्तंभ जो था पत्रकारिता का, जर्नलिज्म। तो ये 4 स्तंभ हैं जिसपे टिका हुआ है हमारा देश। इस वक्त हम लोग हैं आकाश काकड़े सर के साथ में, जो कि सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट है। खास बात यह है कि आकाश सर प्रॉपर नागपुर के हैं और 2005 से दिल्ली में रहते हैं। तो सर आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पे। सबसे पहली शुरुआत हम सर करना चाहेंगे इस क्वेश्चन से कि एडवोकेट बनने के लिए मतलब कैसे आपको मोटिवेशन मिला और कैसे आप सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट बन पाए, ताकि नागपुर के युवाओं को खासकर हम चाहते हैं मोटिवेशन मिले। कैसे मेरे फैमिली फ्रेंड थे राम जेठमलानी जी, यानी वो देश के सबसे जाने माने वकीलों में से एक हैं। और 2002-03 की बात है जब यानी मेरा 10वीं 12वीं का समय था, तो उस समय वो हमारे घर आए थे। तो उस समय से यानी कैसे है कि बचपन में हर बच्चे का सपना होता है कि वो तारे छुए, आसमान छुए, एस्ट्रोनॉट बने, पायलट बने। पर वो उस समय उनसे इंटरेक्शन के बाद जो मेरे मन में वो यानी जिज्ञासा, कुतूहल और ख्वाहिश जगी, तो वो थी कि ये भी एक चीज़ है जो की जा सकती है। तो मैंने जैसे ही मेरी 12वीं हुई मैंने लॉ कॉलेज में एडमिशन ली और मैं जेठमलानी साहब के यहाँ दिल्ली में, यहाँ 2 अकबर रोड में उनका ऑफिस हुआ करता था उस समय, तो उनको वहीं ज्वाइन किया। और उस समय से मेरी वो कुतूहल और जिज्ञासा जागृत होके आई स्टिक टू द प्रोफेशन। तो नागपुर के युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो एडवोकेट बनना चाहते हैं? तो कैसे मतलब कौन सा कोर्स करें, कौन कौन सी अच्छी इंस्टीट्यूट है खासकर इंडिया में? सिर्फ युवाओं को नहीं, मैं तो यानी जिस किसी को मिलता हूँ मैं तो उनको बोलता हूँ कि एक ग्रेजुएशन आप लॉ में भी कर ही लें। कैसे कि आप जब भी किसी से बात करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, आपके डे टू डे लाइफ में यानी आप नॉर्मल पेन भी खरीदते हैं और वो पेन अगर डिफेक्टिव है तो कंपनी की पॉलिसीज़ होती है कि आप उसको चेंज करवा सकें। तो अगर आप वो चेंज करवाना है और वो चेंज करवाने का क्या प्रोसीजर है आपको पता है, अगर आपको उसके पीछे का लॉजिक पता है, लॉ पता है, तो आप उसको टक्कर दे सकेंगे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में टक्कर दे सकेंगे। आप कुछ ज़मीन खरीद रहे हैं तो उसके लिए अग्रीमेंट बनाना है तो आपको ये समझ सके कि उसमें लिखा क्या गया है। आप किसी चीज़ को देख रहे हैं तो उसका आपको लीगल मायने भी पता चलेंगे, आपके संवैधानिक अधिकार के प्रति आप जागृत रहेंगे। तो हर किसी ने लॉ पढ़ना चाहिए। अभी लॉ पढ़ने के लिए कैसे है कि बेसिक लॉ तो वही है, पढ़ाने का तरीका और हो सकता है। जैसे आप प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं, मैंने तो लॉ कॉलेज नागपुर के लॉ कॉलेज से किया है, जहाँ से यानी अभी हमारे पूर्व चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र के वहीं से पढ़े हुए हैं और अभी के जो अपने रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है वो भी एलुमनाई रहे हैं। तो जो कुछ भी है यानी काफ़ी डिग्निटेरियस एलुमनाई रहा है हमारे कॉलेज का, तो उस कॉलेज से भी पढ़ा जा सकता है। पर सिम्बाइसिस है, नेशनल लॉ स्कूल्स हैं, अभी नागपुर में भी नेशनल लॉ स्कूल खुल गया है। तो इन कॉलेजेस से जब आप पढ़ते हैं तो आपको कॉम्पिटिटिव स्पिरिट के साथ लॉ पढ़ाया जाता है। मतलब आप एक रेगुलर पार्लेंस से लॉ को नहीं समझते हैं, आप लॉ को उस तरीके से समझते हैं कि उसको आप कैसे इस्तेमाल करें। लॉ का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो वो बेनिफिशियल रहेगा। कैसे कि लॉ को कहते हैं कि इट्स अ ड्यूअल एजेड स्वॉर्ड। अगर आप उसको ढंग से रख सके, ढंग से इस्तेमाल कर सके, ढंग से उसको आप समझा सके, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। और वही अगर आप उसको कट्टरता से लेंगे तो शायद वो ढंग से अगर आप इस्तेमाल भी नहीं करें लॉ का, तो वो आपको भी नुकसान पहुंचा सकता है, अगले को भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो प्रोटेक्टरेट और अग्रेसर, ये दोनों की भावना और भूमिका लॉ निभा सकता है। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे निभाएं, और वो अच्छी तरीके से निभाना सीखना, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, तो अच्छे कॉलेजेस से, अच्छे टीचर्स से पढ़ें तो उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। आज के हालात तो आप देख रहे होंगे सर, देश में क्या चल रहा है जी। इस हालत के मुताबिक कितनी ज़रूरत है हमारे देश को ऐसे एडवोकेट्स की जो समाज के लिए, गरीबों के लिए, जिन पर जुल्म सितम हो रहा है, उनके लिए आवाज़ उठाने के लिए आ गया है। क्योंकि एडवोकेट तो कई हैं लेकिन कुछ ही हैं जो समाज के लिए लड़ते हैं।
देखिए हमारे यानी जो एडवोकेट्स एक्ट हैं जो गवर्न करती है प्रोफेशन को, तो वो हमेशा से कहती है कि आप किसी को भी नहीं कह सकते, आप किसी भी केस को ना नहीं कह सकते। जो भी आपके पास आएगा आपको उसको डिफेंड करना पड़ेगा, क्योंकि वो उस आदमी का हक है। इसको नोबल प्रोफेशन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि अगर आपके पास कोई केस लेके आता है, कोई बंदा अगर पूछता है कि भैया XYZ चीज़ हो गई, मेरे गाड़ी ठुक गई, अभी मैं उसका क्या करूं, मेरे घर में चोरी हो गई, अभी मैं उसका क्या करूं, तो आप किसी को भी नहीं बोल नहीं सकते, ये उसमें कहा गया है। अभी कैसे होता है कि बहुत सारे सामाजिक चीज़ों में कुछ असामाजिक संगठन भी होते हैं, असामाजिक घटक भी होते हैं जो उस चीज़ का इस्तेमाल खुद के फ़ायदे के लिए करना शुरू कर देते हैं। जब किसी भी चीज़ का इस्तेमाल खुद के फ़ायदे के लिए करना शुरू हो जाए और उस चीज़ को आप न्यायिक तौर से अगले को न्याय मिले इस तरीके से अगर देखना ही बंद कर दें तो उससे आपको न्याय मिलना नहीं है। और अगर आपको न्याय चाहिए तो आपको न्यायिक तरीके से जाना पड़ेगा। तो आप किसी वकील के पास जा सकते हैं। बहुत सारे वकील होते हैं कि जो पब्लिक स्पिरिटेडली काम करते हैं। यानी आई वॉज ब्लेस्ड कि यानी आई स्टार्टेड विद राम जेठमलानी, जो यानी उनसे ज़्यादा पब्लिक स्पिरिटेड लॉयर मैंने शायद ही देखा हो इंडिया में या वर्ल्ड में। यानी मैं कुछ साल वहाँ पे लंदन में भी रहा, वहाँ पे भी प्रैक्टिस की, तो मैं अगर वो ग्लोबल पर्सपेक्टिव पे अगर कंपेयर करूँ तो मैंने उनसे अच्छा कोई बंदा नहीं देखा कि जो पब्लिक स्पिरिटेडली किसी को बोले कि हाँ तू आ, अगर इफ़ समथिंग इज़ रॉन्ग दैट हैज़ बिन डन टू यू, आई विल रिड्रेस इट, मैं आपको ठीक करके दूंगा अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो ये मादा वो रखते थे जो पुराने काल से हमारे इसमें चलते आ रहा था। अब वकीलों को देखेंगे वो गाउन पहनते हैं, है ना। तो जो सीनियर एडवोकेट का गाउन होता है वो थोड़ा अलग होता है, जो रेगुलर एडवोकेट का गाउन होता है वो थोड़ा अलग होता है। रेगुलर एडवोकेट के गाउन में आप देखेंगे पीछे एक ऐसा पाउच सा लटका होता है। तो वो क्या दर्शाता है पता है आपको? वो दर्शाता है कि आप किसी को फ़ीस नहीं मांगेंगे, क्लाइंट जितना रखेगा उतनी फ़ीस में आप खुश रहेंगे, और आप फीस के लिए किसी क्लाइंट को ना नहीं बोलेंगे, इसलिए आपके पीठ के पीछे लटका हुआ है पाउच, आगे नहीं है। गाउन में आगे पाउच नहीं होता है, वो पीछे होता है। तो ये नोबल प्रोफेशन है। अगर वो उस नोबिलिटी से प्रैक्टिस किया जाए तो ही उसका कुछ मायना बनता है। कैसे कि मैं प्रो बोनो उन चीज़ों के लिए करता हूँ, उन लोगों के लिए करता हूँ जो एक्चुअली मायने रखती हैं, जिनको न्याय की ज़रूरत है और न्याय मिल नहीं रहा है। पर हर कोई अगर आके कहे कि मैं करोड़पति हूँ पर मुझे तू फ्री में दे, क्योंकि तू तो बोलता है भैया फ्री में देना चाहिए, तो उन लोगों के लिए फ्री में करूँगा तो मेरा भी घर चलना चाहिए, है ना। कैसे कि वचन ऐसा ही होना चाहिए कि जो एक्चुअल कर सकूँ मैं। तो मैं किसी को ये सलाह नहीं दूंगा कि सबका ही मुफ्त में करो, पर जिसको ज़रूरत है, जो सोशल कॉज है, आपने कहा कि ज़रूरत होती है, तो अगर ज़रूरतमंद के लिए अगर इंसानियत नहीं है आप में, तो आप वकालत ही क्या कोई भी प्रोफेशन पकड़ लीजिए, वो सेम ही, यानी आपको कसाई डॉक्टर भी मिल जाएंगे, कसाई वकील भी मिल जाएंगे, तो एक ही बात है। आज के दौर में हम सर देख रहे हैं कि जो कहा जाता था कानून अंधा होता है जी, लेकिन माफ़ी चाहूँगा इस बात के लिए, लेकिन हम अभी पिछले 2 साल में ही देख रहे हैं कि ऐसे फैसले हो रहे हैं कि ऐसा लगता है बिल्कुल आंख बंद करके फैसला कर दिया गया। अभी बीच में किसी ने भड़काऊ भाषण पे कोई फैसला सुनाया, तो उसमें कहा गया कि उसने मुस्कुराते हुए वो बात कही थी, इसलिए वो देशद्रोह नहीं है। किसी भी धर्म के खिलाफ में अगर से कोई बोल रहा है और वो मुस्कुराते हुए कहता है तो कहा जाता है कि नहीं भाई उसने मुस्कुराते हुए कहा ये बात। तो आज के दौर में क्या गवर्नमेंट के प्रेशराइज करने के बाद में फैसले सुनाए जाए? देखिए, गवर्नमेंट का प्रेशर होना नहीं चाहिए जुडिशियरी पे। इन्हें एज अ प्रैक्टिसिंग लॉयर एंड एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट मैं अथॉरिटेटिवली ये बोल सकता हूँ कि जुडिशियरी पे प्रेशर नहीं होना चाहिए, और जुडिशियरी पे प्रेशर है ऐसा मुझे नहीं लगता। कैसे है कि बहुत सारी चीज़ें उठती हैं, अफवाहें उठती हैं। इन्हें कहा जाता है कि इनको रिटायरमेंट के बाद पोस्टिंग्स का कुछ है, उनका कुछ लगे हुए हैं या उनका कुछ फंसा हुआ है, वो उनको किसी से ठीक करवाना है। पर इसको हम थोड़ा सा ऐसे पीछे जाएं, कुछ दशक पीछे जाएं, हमको जब आज़ादी मिली तब के समय में अगर हम जाएं, तो तब का हमारा भारत जो हम खुद को अपने संविधान दिए, है ना, 26 जनवरी को जब हमने खुद को अपने आप को संविधान दिया और बोला कि हम गणतंत्र हैं, तो उस समय अंबेडकर साहब और कई सारे लोग जो वो कमिटी में थे, वो सारे कमिटी के लोगों के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आई, उन्हें हर चीज़ को डिस्कस किया
और डिस्कशन के बाद उन्होंने हमको संविधान दिया। अब संविधान कहता है कि देयर आर चेक्स एंड बैलेंसेस, मतलब कोई भी स्तंभ जो हमारे डेमोक्रेसी का है वो इंडिपेंडेंट नहीं है। हर स्तंभ का एक दूसरे के प्रति अगर वो गलत कर रहा है तो बताना काम बनता है, रोकना काम बनता है। मतलब अगर लेजिस्लेचर कुछ गलत करे तो एग्जीक्यूटिव बोल सकता है, एग्जीक्यूटिव कुछ गलत करे तो जुडिशरी बोल सकती है, ये आपस में एक दूसरे को बोल सकते हैं। और इन सब के लिए वॉचडॉग करके चौथा स्तंभ खड़ा हुआ बेनेट कोलमन की केस से। सुप्रीम कोर्ट ने खड़ा किया चौथा स्तंभ जो था पत्रकारिता का, जर्नलिज्म। तो ये 4 स्तंभ हैं जिस पे टिका हुआ है हमारा देश। अभी कौन भड़काऊ भाषण दे के कैसा जजमेंट लेके आता है, क्या नहीं लेके आता है, वो और बात है। इन्हें मैं व्यंग से ये बात कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट में एक केस चला, एक बहुत मशहूर जर्नलिस्ट हैं, उनका केस रातों रात फाइल होके दूसरे दिन लग गया। काफ़ी सारे सीनियर एडवोकेट जैसे बोल रहे थे कि रातों रात फाइल होके दूसरे दिन लग गया। अब उसमें क्या प्रोसेस फॉलो हुआ क्या नहीं हुआ, ये मैं इन्वॉल्व होता तो मैं ज़रूर उस पर कुछ बोलता। पर कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि जब आप सुप्रीम कोर्ट में प्रेस करते हैं, और वो भी आखिर इंसान हैं, इन्हें हम उनको योर लॉर्डशिप कहते हैं, पर आखिर वो भी इंसान हैं, उनको भी उन्हीं 24 घंटों में जीना है जिसमें हमें जीना है। तो उन 24 घंटों में उनको कौन से चीज़ों का महत्व लगता है और कौन से का नहीं लगता है, ये उनको तोलने में कभी कभार उनको लग सकता है कि नहीं इसमें मुझे उतना महत्व नहीं है। मैं उनको गलत नहीं कहूँगा, उनको लग सकता है कि इसमें अभी फ़िलहाल महत्व नहीं है। तो वो महत्व उनकी आंखों में अगर हम दर्शा नहीं पाए, अगर बता नहीं पाए, अच्छे वकील खड़े होके अगर वो तरीके से बात नहीं रख पाए, तो उन चीज़ों के मायने बहुत ज़्यादा बदल जाते हैं। क्योंकि उनका रैमिफिकेशन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये जो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, ये अगर बोलते हैं तो इनका पूरे देश पे असर पड़ता है। ऐसे नहीं कि सिर्फ नागपुर पे पड़ेगा, महाराष्ट्र पे पड़ेगा, विदर्भ पे पड़ेगा, या तो सिर्फ दिल्ली के लिए पड़ेगा, वो पूरे देश के लिए असर पड़ता है। अभी तो कश्मीर पे भी पड़ता है, क्योंकि वो भी उसी संविधान से गवर्न होता है जिससे हम और आप होते हैं।